नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमित कुमार पर। देखो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आपको क्या करा था, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मैंने सिद्ध कराया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। आज हमारा जो अगला टॉपिक है, आज वो अगला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो अगला टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय। आज जो बच्चों है वो है निरक्षीय, कल था अक्षीय, आज है निरक्षीय या अनुप्रस्थ भी कह देते हैं। अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। आज हम ज्ञात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति। बच्चों, निरक्षीय स्थिति को हम अनुप्रस्थ स्थिति भी कह देते हैं। स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम क्या करेंगे, हम यानी सूत्र हम उत्पत्ति करेंगे। ये बच्चों जो उत्पत्ति होगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और थोड़ा मतलब क्या है, पिछले वर्ष थोड़ा टफ है, तो थोड़ा सा मतलब ध्यान से समझना। अब देखिए हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ये यहाँ पे ये हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव। ये जो पूरी डिस्टेंस है वो होती है 12, लेकिन हम इस 12 डिस्टेंस को आधा भाग में बांट लेगा। तो यहाँ से ये L तो हो जाएगी L और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी L। यहाँ पर हमारा ये द्विध्रुव है, ये प्लस Q आवेश है और ये है माइनस Q आवेश। जो दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो 12 होती है। अब मैंने क्या करा, L को इस टुकड़ा बांट लिया, ये L इतनी और ये L इतनी, LL 12 हो जाएगी कंप्लीट। ये जो मिडिल पॉइंट मान दिया हमने, मान दिया ये O, क्या मान दिया O। अब अक्षीय स्थिति तो होती थी इसके अक्ष के अनुदिश, या तो इधर ले लीजिए इसका या इधर ले लीजिए। और जी निरक्षीय स्थिति होती है इसके लंबवत यानी ऊपर की ओर। ये अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति होती है ये ऊपर की ओर। तो ये जो स्थिति हमारी ये हो जाएगी हमारी, ये प्लस Q आवेश में इधर दिखा रहा हूँ थोड़ा सा भाई, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट P है और हमें यहाँ क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इसे नाम दे दीजिए AB। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है AB, इसके निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में होगा ऊपर की ओर। चाहे यहाँ मान लो पॉइंट, यहाँ मान लो हमने मान लिया पॉइंट P। यहाँ हम इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो अब हमें क्या करना है, एक पहले अब जब यहाँ इस यानी इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। फिर इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। दोनों निकल गई। अब इस तरह से दोनों को निकाल कर यहाँ टोटल कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका मैंने बताया था, सदिश राशियों में जोड़ने का तरीका दिशाओं से होता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये मैंने यहाँ से इसे मिला दिया, ये मिला दिया, और यहाँ पे से ए से मिला दिया, ये माइनस। तो हम क्या करेंगे, पहला प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल लेंगे। तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो बच्चे सुनो, पहले थोड़ा क्या हुआ, इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस डायग्राम के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, अब इस डायग्राम के बारे में बताएंगे। माना वैद्युत द्विध्रुव AB, माना वैद्युत द्विध्रुव
ए बी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पैरावैद्युतांक कैपिटल के है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, हमने क्या करा, अबाउट डायग्राम हम क्या करेंगे, जो लिखेंगे इस डायग्राम के बारे में हम लिखेंगे। तो माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पैरावैद्युतांक कैपिटल के है। मतलब एक माध्यम में रखा है, यानी वायु में नहीं रखा। सही बात है कि वो एक ऐसे माध्यम में रखा है जहाँ मतलब कुछ भी ले लो, मोम अभ्रक कांच अभ्रक, ऐसे माध्यम में रखा है वैद्युत द्विध्रुव कि जिसका पैरावैद्युतांक क्या है, के है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, कहाँ से, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय मतलब ऊपर, निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर, यहाँ से आता है कि डिस्टेंस कितनी है, r, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ये आपको डायग्राम में, जो डायग्राम में आपने किया है, डायग्राम में सिर्फ वही लिखना है, कोई आलतू फालतू की बात नहीं लिखनी। जो डायग्राम में आपने किया है, जो दिख रहा है, जो तुमने जो चीज़ें, जैसे वो वैद्युत द्विध्रुव है बताना है, ये वैद्युत द्विध्रुव है बताना है, यहाँ पे हम निकालने हैं, ये चीज़ बतानी होती है जो हमें डायग्राम में दिखाई दे रही है, जो हमने किया है, जो हमें करना है, वो हम डायग्राम के बारे में यहाँ देखते हैं। इस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। ठीक, अब क्या करना है अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस प्लस क्यू आवेश से कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अब देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला बन जाएगा E बराबर होता है 1/4πε0 K। भाई K लगाएंगे, हमने पिछली वीडियो में लगाया था, वो अपना लगा लेना वहाँ सीख के। देखिए E बराबर 1/4πε0 K मतलब चूंकि हमने क्या रखा ना, K में रखा है। अगर वो माध्यम में रखे हैं, K का जिक्र हुआ है, तो फिर यहाँ K हम जरूर लेंगे। अगर नहीं लिया है आपने तो कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, वो क्वेश्चन में देगा, जब वो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन में ही मिलेगा कि वो माध्यम में रखा है या नहीं रखा। अगर रखा हुआ है तो यहाँ K लेना है, अगर वो नहीं कह रहा है तो छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q/r²। तो ये हो जाएगा E1 ले लेंगे 1/4πε0 K Q/। अब R यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, अब भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है वो तो पता ही नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, L है। तो जब ये R है, ये L है, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में क्या लग जाएगी, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय। तो अब पाइथागोरस प्रमेय का तो रूट में हो जाएगा r² + L²। क्या बन जाएगी भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ से तो स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बन जाएगा, तो रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे ही सेम यो भी, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट में r² + L²। ये L ये उसका बेस हो जाएगा, और ये इसको हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी लंब और आधार हो जाएगा।
ओके, बात समझ आया। तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो डिस्टेंस आपकी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, भाई आर यहाँ से आता कि डिस्टेंस रख दी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कहाँ, ए से पी की ओर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। मैंने बताया था जब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो तो क्या काम करेगा, आप जब धनावेश से निकालो दूसरी साइड का मान लेते हैं, ऋणावेश मान लेते हैं, तो यहाँ का जाएगा धनावेश से ऋणावेश की ओर, यानी ए से पी की ओर। तो डायरेक्शन हो जाएगी ए से पी की ओर। बात समझ आ गई। तो अब क्या करेंगे, अब प्लस क्यू आवेश के कारण तुमने निकाल दिया, अब निकाल लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q बाई Q ही है अपॉन R डिस्टेंस ऐसा आता है, Q ही सेम है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अब क्या है, आप क्या काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आप तो यहाँ हो जाएगा E2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब इसकी डायरेक्शन, भाई माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो उधर क्या हो जाएगा, धनावेश मान लेंगे, तो डायरेक्शन हो जाएगी P से B की ओर, तो डायरेक्शन हो जाएगी P से B की ओर। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी उसकी डायरेक्शन थी A से P की ओर, यानी इधर को, और जो दूसरी इक्वेशन की डायरेक्शन है वो P से B की ओर है, यानी इधर को। अब ये जोड़ें या घटाएं, मैं थोड़ा इस डायरेक्शन को यहाँ ले लेता हूँ। भाई एक यो तो है E1 तो है हमारा इधर को, जो E1 की डायरेक्शन थी A से P की ओर यानी इधर को, और जो E2 की डायरेक्शन आई थी वो आई थी ऐसे, ये मैंने बताया था। अब दो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। अगर दो सदिश राशि जब जोड़ते हैं, अगर वे एक ही दिशा में है, दोनों अगर समान दिशा में, ऐसी दोनों अगर समदिश हैं, एक ही दिशा में हो तो जोड़ देते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ऐसे एक इधर को और एक इधर को हो, तो घटा देते हैं। अब आप देख रहे होंगे ना, तो ये समदिश है, समदिश ऐसे एक रहा है, समान दिशा ऐसे एक रहा है, और ना ये विपरीत दिशा है, क्योंकि विपरीत दिशा ऐसी एक रहा है, बिल्कुल मतलब इसके अपोजिट एकदम ऐसे इधर पीछे। अब ना तो ये समान दिशा में है, ना ही है ये विपरीत दिशा में। तो जब दो सदिश राशि समदिश और विपरीत दिशा में ना हो तो फिर हम करते हैं घटक वियोजित। क्या करते हैं, घटक वियोजित। देखो तो घटक वियोजित कैसे करेंगे, घटक वियोजित करने के लिए पहला हम देखेंगे ये एंगल कितने, अब ये एंगल बना रहे हैं तो हम देखेंगे बेस कहाँ होगा, यानी बेस कहाँ होगा। अब भाई यो क्या नाम है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव ऐसा रखा हुआ है तो इसका बेस भी ऐसा होगा जैसा द्विध्रुव रखा हुआ है, ऐसे इसका बेस होगा। तो यहाँ से ये इसका बेस, जिसका मिडिल पॉइंट होगा भाई, जहाँ हमारे जैसा वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ऐसे यहाँ पे इसका बेस बैठेगा इन दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो यहाँ से देखो ये एंगल कितना बना रहे हैं, यो थीटा बना रहा है। जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल ये बनाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो है सेम, दोनों पे चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम ही है, एंगल बनाएगा। अब घटक वियोजित करेंगे जी हम। अब घटक वियोजित करने के लिए क्या करेंगे, थीटा के सामने वाली एक क्या करेंगे, यहाँ भुजा खींच देंगे
जो हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब, और इसको हो जाएगा ये हो जाएगा लंब। थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। अब लंब घटक होता है साइन थीटा, ये E1 साइन थीटा तो हो जाएगा E1 साइन थीटा। ये थीटा के सामने वाले भुजा लंब होगी और जो बची नीचे वो आधार, और आधार घटक होता है कोस थीटा। किसका कर रहे हो? E1 का, तो E1 कोस थीटा। यहाँ थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये, तो हो जाएगा E2 साइन थीटा, और आधार इसका यही है, दोनों का आधार सेम है तो हो जाएगा E2 कोस थीटा। तो ये हो गया हमारे इसके घटक वियोजित। मतलब ये हमारा पॉइंट P है, जो इसकी हम अगर बेस की बात करें तो ये होगा। तो अब इनने इस वाले जो हमारा E1 है, E1 ने 36 से, जैसे हम 36 से कह देंगे क्योंकि सारे एंगल इससे बने, 36 से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो जितना एंगल ये बनाएगा उतना एंगल ये बनाएगा। हमने यहाँ एक लाइन खींच दी जो कि इस एक त्रिभुज का परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर घटक होते हैं हमारे साइन थीटा। किसके घटक यूज करें? तो E1 के, तो हो जाएगा E1 साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा E2 साइन थीटा, क्योंकि ये E2 वाले का क्या है? परपेंडिकुलर है। दोनों के बेस से, इन दोनों ट्रायंगल के, इन दोनों त्रिभुज के बेस सेम है, तो इसका हो जाएगा E1 कोस थीटा, और ये हो जाएगा E2 कोस थीटा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इन्हें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे कैसे? तुम्हें पता था। अब यहाँ E1 का E1 साइन थीटा कहाँ को? ऊपर की ओर, और E2 का E2 साइन थीटा कहाँ की ओर? नीचे की ओर। भाई इसका E1 साइन थीटा ऊपर की ओर है और इसका E2 साइन थीटा नीचे की ओर, दोनों विपरीत दिशा में है दोनों विपरीत दिशा में। तो E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा हो जाएगा। और E1 और E2 की वैल्यू कैसी? जो E2 की वैल्यू है वो चेक कर लेना, वही E1 की वैल्यू है। चूँकि हमारी E1 और E2 की वैल्यू दोनों सेम आई है तो कटकर हो जाएगा 0। मैंने E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा कट हो जाएंगे 0। और E1 कोस थीटा भी इधर को ही है और E2 कोस थीटा की भी दिशा दोनों की सेम है, क्योंकि भाई E1 कोस थीटा इधर को ही आएगा, E2 कोस थीटा वो भी इधर को ही आएगा। E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा परस्पर जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ लिख देंगे लैंग्वेज में। अब चूँकि E1 व E2 के घटक वियोजित करने पर लंब घटक कौन कौन से थे हमारे? E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे तथा क्या? E1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा क्या हो जाएंगे? परस्पर जुड़ जाएंगे, बात समझ आए बच्चों? क्योंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो कट कर 0 हो जाएंगे, तो खत्म, इधर निरस्त हो गया तो छोड़ दो। अब क्या बचे? E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा परस्पर क्या हो जाएंगे? एक ही दिशा में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर नेट तीव्रता, बिंदु P पर नेट तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। इसे बेटा मैं रफ कर रहा हूँ, E1 कोस थीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? कोस थीटा कॉमन आ रहा, कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा E1 जमा E2। तो E बराबर हो जाएगा कोस थीटा E1 की वैल्यू वही है जो E2 की है, सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन रूट में R² प्लस L² प्लस E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन रूट में R² प्लस L²। E1 और E2 की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया, यानी रख दी। अब ये हो जाएगा E बराबर कोस थीटा। ये देखो एक और एक कितने हो जाएंगे भाई? दोनों सेम है ना, जैसा यो है वैसा ही यो, दोनों सेम है।
तो एक और एक 2 हो जाएंगे। 2 इंटू 1/4πε0 के क्यू अपॉन रूट में r² प्लस l²। भाई दोनों सेम है ना, यो पूरा 1 और ये पूरा 1 और 1 2। 2 इंटू 1/4πε0 के क्यू अपॉन रूट में r² प्लस l²। ठीक है बच्चों। अब क्या नाम है, ये कोस थीटा है। अब मैंने बताया था जब कोई चीज़ हम प्रूफ करते हैं तो पता होना चाहिए मैं प्रूफ क्या करना है। तो मुझे सूत्र पता है कि होता है E बराबर 1/4πε0 P अपॉन R की क्यूब, लेकिन उसमें हमारा कोस थीटा नहीं आता। अब कोस थीटा नहीं आता तो कोस थीटा हटाना है, तो कोस थीटा हटाओ। अब चूँकि चित्र से क्या करेंगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कन। कोस थीटा होता है आधार बटे कन। अब देखो जब ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये भी थीटा, क्योंकि ये रेखा और ये दोनों सेम है। और दो ये एकांतर कोण क्या होते हैं हमारे, हमेशा इक्वल। ये कोण हमारे हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब ये लंब, तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा के सामने जो लंब हो जाएगी और जो बची हो आधार क्या हो जाएगा L। और कन 90 अंश के सामने हो जाएगा कन हो जाएगा हमारा रूट में r² प्लस l²। देखिए कोस थीटा, अब चूँकि हमें कोस थीटा हटाना है तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कन। अब कोस थीटा बराबर आधार कितना हमारा, आधार हमारा है कितना, देखो ये ट्रायंगल है, जब ये थीटा है तो थीटा का ये ट्रायंगल है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। थीटा के जो कि यो थीटा है तो यो भी थीटा हो, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो 90 डिग्री वाला कोण होता है इसके सामने भुजा हमेशा कर्ण होती है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और जो बची आधार, तो आधार हो गया हमारा L और कर्ण ये है। ठीक है बच्चों। तो अब ये पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा E बराबर कोस थीटा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर L अपॉन रूट में r² प्लस l² इंटू 2 1/4πε0 के और Q अपॉन रूट में r² प्लस l²। ठीक है बच्चों, इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या नाम है, ये आ गया था। तो E बराबर रूट में r² प्लस l² और 2 इंटू ये इंटू है बीच में भाई, 2 इंटू 1/4πε0 के Q अपॉन r² प्लस l²। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, हम थोड़ा सही क्रम में लिख लेंगे। तो ये 1/4πε0 के मैं पहले ले आऊँगा क्योंकि गुना में है, गुना में हम आगे पीछे लिख लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1/4πε0 के। ठीक है बच्चों। अब क्या करूँगा, ये Q एक जगह ले लूँ यहाँ पहला गुना, ये 2 × 2 और 2 ले लेंगे L के साथ, क्योंकि जो द्विध्रुव ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है वो 12 होती है। तो इस वजह से हम 2 को हमेशा L के पास ही मतलब हमें रखना है, क्योंकि उसकी जो बीच की दूरी है वो 12 होती है। तो जाएगा 12 Q गुना 12। तो ये हमने ऊपर का सब सेम एस्टीमेट आ गया भाई यहाँ पर, ये 1/4πε0 के यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों सेम है, r² प्लस l² और रूट में r² प्लस l²। इस पर जो पावर है, जो घात है वो 1 है और रूट का मतलब होता है घात आधी। जब तुम 1 में आधी घात जोड़ोगे तो आएगा 3/2। तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो r² प्लस l² की पावर हो जाएगी 3/2। ठीक है बच्चों। जब रूट का मतलब होता है, ये रफ कार्य है थोड़ा, रूट का जो कार्य वो जो होता है वो होता है 1/2। अब आपको पता है गुना में घात जुड़ेगी, इस पर पावर कितनी है 1, इस पर पावर है 1/2। जब दोनों की गुना होगा तो गुना में घात जुड़ती हैं, जब 1 और 1/2 जोड़ोगे तो आएगा 3/2। ठीक है बच्चों। तो देखिए अब चूँकि वही बात कल बताई थी, जो हमारा l² है बहुत छोटा है r² से, मैंने कल ये बात बताई थी। तो क्या करेंगे, l² को छोड़ने पर छोड़ दो, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के। अब Q गुना 12 क्या होता है, P बराबर होता है Q गुना 12, कल बताया था। तो P अपॉन l² को आप छोड़ दोगे तो r² की पावर हो जाएगी 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 के और जी P अपॉन R की क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये आपका सूत्र आ जाएगा। ये हो गया आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक आज समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके समझ में आया है या नहीं। अगर समझ में आया तो लाइक और नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर दीजिए। धन्यवाद।